त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस लेक्चर का टॉपिक है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। 11th क्लास में एनसीईआरटी की पुस्तक चलती है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो उसी पुस्तक का यह पहला पार्ट है। पार्ट लंबा है, इसलिए पार्ट को मैंने दो भागों में बांटा है। आधे पार्ट की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और शेष जो भाग बचेगा उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये जो टॉपिक हमने लिया है इसके सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, या जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो हमें अंग्रेजों से कैसी अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई थी। तो इसको बताने से पहले आपको ये बता दें कि जो अंग्रेज आए थे भारत में वह ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए थे और जिसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजा लोग हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि पूरा भारत उनके अधीन आ गया और उसके बाद उन्होंने भारत के जितने भी संसाधन थे उनका इतना शोषण किया, उनका इतना दोहन किया कि जिससे कि इंग्लैंड का विकास होता चला गया और भारत क्या हुआ, पिछड़ता चला गया। तो यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो पहला जो हम इसको कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, यानी कि भारत का जो विकास था वह ब्रिटिश पीरियड में बहुत ही कम हो रहा था। अब कम क्यों हो रहा था उसके तो कई कारण थे, लेकिन यहां पे देख लेते हैं कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की जो राष्ट्रीय आय की विकास दर थी प्रति वर्ष वह 2% से कम थी और प्रति व्यक्ति उत्पाद दर मात्र आधा प्रतिशत थी। अर्थात प्रति व्यक्ति जो उत्पादन की दर थी वह आधा प्रतिशत ही थी। तो इस प्रकार से देखिए 2% से कम राष्ट्रीय आय की विकास दर और प्रति व्यक्ति जो उत्पादन हो रहा था वो आधा % हो रहा था। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण था अंग्रेजों का छुपा हुआ उद्देश्य। वो उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, या अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी उनका उद्देश्य क्या था कि भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण करना, जो उनके आर्थिक हित थे उनका प्रोडक्शन करना और उनका प्रमोशन करना था। इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी जो स्थिति थी वह लो लेवल की बनी हुई थी। उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया आगे चलकर देखिए कि भारत जो था वो कच्चे माल का पूर्तिकर्ता और तैयार माल का आयातक देश बन गया, क्योंकि भारत में कच्चा माल पैदा होता था। मुख्य रूप से अंग्रेजों को क्या चाहिए था, अंग्रेजों को चाहिए था कपास। तो कपास यहां से कच्चे माल के रूप में पहुंचता था जहाजों के द्वारा इंग्लैंड, कपड़ा तैयार हुआ, ठीक है, और उसके बाद वह कपड़ा बनकर आया इंडिया के बाजारों में और यहाँ बिकने लग गया। तो इस प्रकार से कच्चा माल जो कहलाता है, जो वहां गया इंग्लैंड को उसे कहेंगे निर्यात, और वहां से जो तैयार माल पहुंचा उसे कहते हैं आयात। तो अंग्रेजों के काल में भारत कच्चे माल का पूर्तिदाता देश बन गया, ओके, और तैयार माल का आयातक देश बन गया। अब यहां पे आ रहा है कि औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक जो शासन है किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक जो शासन है वह ब्रिटिश शासन को कहते हैं इंडिया के अंदर। तो इसी के अंदर ये भी जान लेते हैं कि उपनिवेश किसे कहते हैं। तो उपनिवेश उस देश को कहते हैं कि जो कि किसी अन्य देश का गुलाम होता है। तो भारत जो था वो इंग्लैंड का गुलाम था, इसलिए भारत को उपनिवेश कहा गया। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई देश किसी अन्य देश पर कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है और उसकी शासन व्यवस्था उसके हाथों में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो देश कब्जे में आ चुका है या जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो चुका है उसे उपनिवेश कहते हैं। आगे देखिए
कि अंग्रेजी शासन से पूर्व की बात भी कर लेते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उससे पहले भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो उससे पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, कि भारत विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। तो सोने की चिड़िया होने का अर्थ है कि भारत में लोगों के पास खाने पीने की सारी चीजें सरलता से उपलब्ध हो जाती थी। कोई व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोता था। तो उस समय व्यक्ति का जीवन यहाँ पे संपन्न था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में जो था सूती रेशमी जो वस्त्र थे वह भारी मात्रा में बनाए जाते थे और इनकी जो कोटि थी, ठीक है, वो उत्कृष्ट थी। इनकी जो क्वालिटी थी वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही फाइन थी। इसके अलावा यहाँ पर धातु और बहुमूल्य मणिरत्न बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत सूती रेशमी वस्त्रों, धातु और बहुमूल्य मणिरत्नों के लिए विश्व विख्यात था, विश्व का केंद्र बना हुआ था। यहां से ये वस्तुएं विदेशों को निर्यात की जाती थी। तो यहाँ पे आया मणिरत्न। तो मणिरत्न का अर्थ होता है प्रीसियस स्टोन, जो महंगे पत्थर होते हैं। जैसे आपने अंगूठी में देखे होंगे बहुत सारे नग लगाए जाते हैं। तो उस समय राजा महाराजा, ठीक है, अपने सिंहासन पर, अपने मुकुट पर क्या क्या करते थे, महंगे महंगे पत्थरों के टुकड़ों को लगाया करते थे। तो इन चीजों के लिए भारत क्या था, प्रसिद्ध था, विश्व का व्यापार केंद्र बन गया था और इन चीजों की विदेशों में भारी मांग थी। इसके अलावा देखिए 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी यात्री भारत आया 2 बार, उसका नाम था बर्नियर। उसने पूर्वी बंगाल की यात्रा की तो उसने देखा कि भारत जो था उस समय मिस्र से समृद्ध था। अर्थात मिस्र जो है वह अफ्रीका का देश है, उसकी राजधानी काहिरा है। तो मिस्र से क्या था, रिच था। ठीक है, उसने आगे लिखा कि यहाँ सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन प्रचुर मात्रा में पैदा होता था, जिस कारण उसको निर्यात किया जाता था। अर्थात भारत किसका, सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, चावल का, शक्कर का, मक्खन का क्या करता था, निर्यात करता था। और इसके आगे उसने लिखा कि यहाँ गेहूं, अनाज, सब्जियां, मुर्गे, मुर्गियां और बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता था। ठीक है, और लोग इसका कंज्यूम करते थे। इसके अलावा उसने आगे लिखा कि भारत में, अर्थात बंगाल का उसने वर्णन किया है उस समय का, कि बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा भेड़ बकरियां पाली जाती थी। क्या पाली जाती थी, भेड़ बकरियां पाली जाती थी। और यहाँ पर जो गधे थे वो भी भारी मात्रा में देखने को मिलते थे। तो इस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी जो थी वो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उसके बाद ही भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसकी जो स्थिति थी वो खराब होने लगी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक कपड़े का नाम आता है मलमल। ठीक है, मलमल, ये जो कपड़ा है यह एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है मलमल, और यह सूत से यानी कि कपास से ही तैयार किया जाता है। तो उस समय ढाका जो था या उसके आसपास का जो क्षेत्र था वह इस मलमल के कपड़े के लिए विश्व विख्यात था। तो ढाका की जो मलमल थी उसकी विदेशों में भारी मांग थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो थी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो इस मलमल को कौन पहना करते थे, इस मलमल के कपड़े को राजा महाराजा लोग पहना करते थे। इसलिए जो विदेशी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने इस मलमल को शाही मलमल के नाम से पुकारा है। तो ये कहां बनता था मलमल, ढाका में। तो जो ढाका है वर्तमान में वो बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन तब जो था ढाका था, बांग्लादेश जो था वो भारत का ही अंग हुआ करता था। इतनी बार समझ में आई कि ढाका की जो मलमल थी, तो मलमल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सूत का एक बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत मुलायम होता है और कॉस्टली भी होता है। तो इसलिए जो ढाका था वो मलमल की कपड़े के उत्पादन के लिए उस समय प्रसिद्ध
था। भारत की राष्ट्रीय आय कितनी हो सकती है, जैसे वर्तमान में हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें भारत की राष्ट्रीय आय कितनी रही होगी, तो सरकार ने तो इसके बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उस समय राष्ट्रीय आय की गणना की गई। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले ब्रिटिश काल में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और वह पुस्तक छपी 1868 में। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद अन्यों ने भी अनुमान लगाया, जिनमें आता है विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, आरसी देसाई और डॉक्टर VKRV राव। तो इस प्रकार से इन तमाम व्यक्तियों के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना ब्रिटिश काल में की गई। लेकिन सबसे अच्छा जो आकलन राष्ट्रीय आय का माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर VKRV राव का। दूसरी जो हेडिंग है कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी, वह है कृषि क्षेत्र, या इंग्लिश में कहते हैं उसको एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय भारतवासियों का जो प्रधान व्यवसाय था वह कृषि था, और देश की लगभग 85% जो लोग थे वो गांव में रहते थे, और जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। अर्थात लोगों की जो आजीविका प्राप्त होती थी या जो कमाते थे वो किससे कमाते थे, कृषि से कमाते थे, फसलों का उत्पादन करते थे। लेकिन कृषि क्षेत्र पर भी अंग्रेजों ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, अर्थात विकास करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश काल में ही कई बार अकाल पड़े जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। तो यहाँ पे देखिए कि भारत की जो कृषि थी वह गतिहीन विकास की ओर जा रही थी, अर्थात जिसमें गति नहीं थी बल्कि क्या थी, दुर्गति हो रही थी। फसलों का उत्पादन बढ़ने की जगह घट रहा था। कारण क्या था कि अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने तो उस ओर ध्यान दिया कि जहां उनको क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। अगला इसमें देखते हैं कि कृषि उत्पादकता का या उत्पादकता की जो दर थी वो निम्न थी, अर्थात एक खेत में जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो उसे कहते हैं निम्न उत्पादकता। माना कि यहां पे देखिए एक खेत है ये वाला, ठीक है, और एक खेत ये है, एक छोटा है और एक बड़ा है। यदि हम देखें तो मानावाद उस समय इसमें हो रहा था 100 kg, ठीक है, और यदि इसी में हम क्या करें, आधुनिक विधि से फसल करें पैदा, तो ये देगा हमें 200 kg। तो देखिए खेत का क्षेत्रफल है छोटा लेकिन उत्पादन की दर यहां पर ज्यादा है। खेत है बड़ा लेकिन पुरानी तकनीकी से खेती की जा रही है, इसलिए उत्पादकता की दर क्या है, कम है। तो इस प्रकार से उस समय कृषि उत्पादकता की दर क्या थी, निम्न थी, अर्थात बहुत कम थी, और उसमें गिरावट भी आ रही थी, कम हो रही थी। और इन सबका जो कारण था, अर्थात हमारी जो कृषि थी जिसमें कि अधिकांश लोग जुड़े हुए थे और वो विकास की ओर जाने की बजाय विनाश की ओर आ रही थी, उसकी प्रगति नहीं हो रही थी, उसकी दुर्गति हो रही थी। तो उसके पीछे छुपा हुआ था कारण क्या था, भू व्यवस्था। अंग्रेजों ने एक भू व्यवस्था हमारे देश में लागू की जिसे कहते हैं जमींदारी प्रथा, ठीक है। और यह जमींदारी जो प्रथा थी अंग्रेजों ने शुरू की थी औपनिवेशिक शासनकाल में, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरू की थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो होती है, इस समय जो हमारा देश है उसका जो पूर्वी भाग है, ठीक है, बांग्लादेश सहित, वह बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था। तो जमींदारी प्रथा में अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र जो थे अंग्रेजों ने कुछ लोगों को बांट दिए, ठीक है, कुछ लोगों को दे दिए, तो वो कहलाए जमींदार। तो जमींदार क्या हो गए, बड़े बड़े खेतों के मालिक बन गए। तो जमींदार क्या करते थे, खेती तो स्वयं नहीं करते थे, उस पे किसानों से खेती करवाते थे, और जो खेती करते थे उनके पास जमीन नहीं थी, वो तो जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे। और जमींदार जितना प्रोडक्शन होता था एक छोटा सा हिस्सा किसको देते थे, किसानों को देते थे, और उसके बाद जो सारा अनाज जो होता था या जितना भी प्रोडक्शन उस क्षेत्र में होता था उसका कुछ भाग कर के रूप में अंग्रेजों को देते थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से कि जो हमारे किसान थे वास्तविक रूप से जो खेती कर रहे थे, उनकी जो दशा थी वह बहुत ही घटिया किस्म की थी। उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न प्राप्त नहीं होता था। सारा का सारा जो अन्न था वो किसको देना पड़ता था? जमींदारों को देना पड़ता था। और जमींदार इनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। ठीक है। तो इस प्रकार से जमींदारी प्रथा में अंग्रेजों ने भारत में बड़े बड़े जो भूखंड थे वो व्यक्ति विशेष को दे दिए और वो व्यक्ति उसके क्या बन गए? मालिक बन गए। उसी को कहते हैं जमींदारी प्रथा, अर्थात जमीन के मालिक बन गए। ठीक है। और उसके बाद ये जमींदार क्या करते थे? सारे क्षेत्र से टैक्स वसूल करते थे और उसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देते थे। और साथ में इनको डर रहता था कि राजस्व व्यवस्था में कि अंग्रेजों को हम टैक्स नहीं देंगे तो वो जमींदारों से उनके अधिकारों को छीन लेती थी। तो इस प्रकार से जो जमींदारी व्यवस्था इंडिया में अंग्रेजों ने शुरू की वो भी अपने बेनिफिट के लिए की। ठीक है। तो जमींदारों ने कृषि के विकास पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, जिससे कि कृषि में उत्पादकता की जो दर थी वह गिरती चली गई। अगला आता है कि हमारी कृषि जो थी वो निम्न स्तरीय क्यों हो रही थी? फसलों का उत्पादन कम क्यों हो रहा था? उसमें आता सिंचाई का अभाव। यानी कि जो कृषि थी वो पूरी की पूरी वर्षा पर डिपेंड थी। वर्षा हुई तो कृषि हो गई, अनाज का उत्पादन हो गया, और बारिश नहीं हुई तो फसलें सूख जाती थी। और यदि नहरें निकाली रहती तो फिर क्या होता? फसलों का अच्छा उत्पादन होता। अगला आता है निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, अर्थात उस समय जो खेती में जो तकनीकी इस्तेमाल की जाती थी पुरानी थी। पुराने बीज थे, बैलों के द्वारा हल लगाया जाता था और पुरानी तकनीक के द्वारा मड़ाई करना, खेती करना उस समय चलता था। ठीक है। अगला आता है उर्वरकों का नगण्य प्रयोग खेतों में, अर्थात यदि खेत उपजाऊ नहीं है, क्योंकि हर फसल क्या मांगती है? उर्वरा शक्ति मांगती है। तो उस समय उर्वरकों की फैक्ट्री तो इंडिया के अंदर थी नहीं। ठीक है। तो जिस कारण से उर्वरक थे, जो किसान था वो मुख्य रूप से किस पे? गोबर पे ही डिपेंड था। गोबर को खेतों में डाला करता था और अन्य जो केमिकल जो फर्टिलाइजर थी उनका जो प्रयोग होता था वो नाम मात्र का होता था। अगला आता है इसी में कि अंग्रेजों ने क्या किया? अपने हितों को देखते हुए कृषि का व्यावसायीकरण कर दिया, जिसे कहते हैं नकदी फसलों का उत्पादन को उन्होंने बढ़ाया, गेहूं चावल को घटाया, और जैसे सूत है जिससे कि सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और जैसे नील की खेती इसको बढ़ावा दिया उन्होंने। ठीक है। ये कहलाती नकदी फसलें। यदि हम वर्तमान में देखें तो नकदी फसलों में कौन कौन सी आती हैं? जैसे गन्ना है, ये नकदी फसल है। जैसे कॉफी है, नकदी फसल है। चाय कैसी है? नकदी फसल है। तो नकदी फसल जो होती है वो अनाजों की तुलना में महंगी होती है, उसका मूल्य ज्यादा होता है। तो अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? कृषि का व्यावसायीकरण कर दिया, जिसमें नकदी फसलों को महत्व दिया गया। ठीक है। तो नकदी फसल जब आया तो फसल का जो पैटर्न था हमारे देश में, जो पारंपरिक तरीका था अनाज बोने का, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। ठीक है। केवल व्यापारिक या अंग्रेजों की मतलब की कृषि अंग्रेजों के तरीके से की जाने लगी, तो उससे क्या हुआ? अंग्रेजों को ही फायदा हुआ। ठीक है। लेकिन भारत में भी कुछ किसान थे जिन्होंने नकदी जो फसलें थी उनका प्रोडक्शन किया या व्यावसायिक फसलों का प्रोडक्शन करना शुरू किया, लेकिन उनकी संख्या क्या थी? कम थी। और अधिकांश जो लोग थे वह इस पैटर्न से बहुत ही दूर थे, उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना उनको लाभ मिला। अगला था कि वर्षा काल में आज भी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बाढ़ आती है। ठीक है। किसानों के खेतों में, मकानों में पानी घुस जाता है। तो उस काल में क्या नजारा रहा होगा कि बाढ़ नियंत्रण का उस समय किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए ब्रिटिश काल में किसी भी प्रकार की सुविधाओं का विकास नहीं किया गया, डैम नहीं बनाए गए, जिससे जो खेत थे वो बह जाते थे, लोगों के मकान बह जाते थे। तो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिया का वो भी कैसा था, या उसकी जो उत्पादकता थी वो बहुत कम थी, और जो कृषि का प्रोडक्शन था वो गिरता चला जा रहा था, जिसके कारण मैंने आपको यहाँ पर बताए। तीसरी हेडिंग है औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक शासन काल में कैसी थी। तो इस क्षेत्र की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों के आने से भारत में जो हस्तकला उद्योग था उसका पतन हो गया, उसका विनाश हो गया,
और जो हाथ से बनाए जाने वाले जो कार्य थे, विशेष रूप से जैसे सूती कपड़ा बनाने या कालीन बनाने का जो काम हमारे देशवासियों के द्वारा उस समय हाथों से किया जाता था, वो अंग्रेजों ने बंद कर दिया। और जिससे देश में क्या हुआ, भयंकर बेरोजगारी फैल गई। अधिकांश लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और वो लोग कृषि की ओर मुड़ गए, लेकिन कृषि पे भी अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, जिससे भारतीयों की जो स्थिति थी और भी बदतर होती चली गई। तो हस्तकला उद्योग का या हैंडीक्राफ्ट उद्योग का, जो कि उस समय बहुत ही विश्व प्रसिद्ध था, जैसे हमने ढाका की मलमल की बात की, या हमने सूती कपड़े की बात की, या हमने मणिरत्नों की बात की, या धातुओं की बात की कि जो विदेशों के निर्यात की जाती थी। भारत जो था वो विश्व का एक बड़ा केंद्र बना हुआ था। वह केंद्र क्या हो गया, धीरे धीरे अंग्रेजों ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो कारण क्या था कि 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, अर्थात वहां पर उद्योग धंधे लगाए गए। तो उद्योग धंधा जो मुख्य रूप से वहां पर लगाया गया वो था सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र है उसके लिए चाहिए कपास। तो इंग्लैंड में कपास तो होता नहीं था, तो कपास भारत से क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। तो यहां पर देखिए, उद्योगों के लिए कच्चे माल का केंद्र अर्थात कपास और नील, अर्थात कपड़ों को रंगना था, उनमें कलर डालना था, तो उसके लिए नील चाहिए थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उद्योगों के लिए कच्चे माल का केंद्र भारत को बना दिया, अर्थात भारत में ज्यादा से ज्यादा कपास पैदा किया जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा नील पैदा किया जाने लगा। किस लिए, ताकि इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र के कारखाने लगाए गए हैं उनको एक कच्चा माल उपलब्ध हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कच्चा माल सस्ते दाम पर कहां पहुंचा, इंग्लैंड पहुंचा। उसके बाद वहां से जो तैयार हुए उनको बेचना कहां था, उसको बेचने के लिए फिर भारत लाया गया। ओके, तो भारत जो हुआ तैयार माल का बाजार बन गया। और ब्रिटिश जो कपड़ों की मांग थी वो भारत में बहुत ज्यादा थी। जैसे वर्तमान में चाइनीज जो आइटम्स हैं उनकी मांग बहुत ज्यादा है, तो इसी प्रकार से उस समय जो ब्रिटिश माल जो कि कारखानों में या फैक्ट्रियों में तैयार होकर कपड़े आ रहे थे उनकी भारत में मांग थी। और मांग क्यों थी भारी मांग, कि वो सस्ते थे, उनकी कीमत क्या थी, कम थी, और दिखने में ज्यादा सुंदर थे। और जो भारतीयों के द्वारा हाथ से जो कपड़ा तैयार किया जा रहा था वो महंगा था, लेकिन दिखने में उतना अच्छा नहीं था। तो आप ही समझिए कि व्यक्ति कौन सा कपड़ा खरीदेगा। तो जो आम भारतवासी थे वह ब्रिटेन के फैक्ट्रियों में जो कपड़ा तैयार हुआ या जो सामान तैयार हुआ उसका दाम कम था, उसको खरीदने लग गए। जिससे क्या हुआ, जो हस्तकला उद्योग था, जो काम हाथों से होता था, सूती कपड़ा बुनने का, ऊनी कपड़े बुनने का, कालीन बुनने का, वो क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों हुआ, इसका कारण है कि हस्तकला उद्योग में बनी वस्तुएं महंगी हो गई और जो ब्रिटिश फैक्ट्रियों से माल बनकर भारत में आया वो सस्ता हो गया। तो सस्ते माल ने महंगे माल को क्या कर दिया, बाजार से आउट कर दिया, जिससे यहां पर हस्तकला उद्योग का क्या हुआ, पतन हो गया। यह हस्तकला उद्योग लगभग क्या हो गया, बंद हो गया। इसके अलावा देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुछ नए कारखाने लगाए गए, कुछ नई इंडस्ट्रीज लगाई गई, लेकिन उनकी विकास की दर अर्थात उनकी विकास की जो दर थी वो बहुत कम थी। और कारखाने भी क्या लगाए गए, गिने चुने कारखाने लगाए गए। उनका मकसद ये थोड़ा कि भारत में हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगानी है और भारत को एक विकसित देश बनाना है। उनका तो एक ही काम था कि यहाँ का जितना ज्यादा शोषण हो सके उतना से उतना ज्यादा करे, और वो उन्होंने किया भी और उसमें वो सफल भी हुए। आगे इसी में देखिए कि कौन कौन से कारखाने उसमें लगाए गए या उस समय थे, कि जैसे सूती वस्त्र, पटसन। तो सूती वस्त्र जो था वो तो भारतीयों के द्वारा ही लगाया गया था। तो सूती वस्त्र का जो केंद्र था उस समय महाराष्ट्र, गुजरात में, क्योंकि यहाँ कपास ज्यादा पैदा होती है। पटसन उद्योग विदेशियों के द्वारा अर्थात अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया। जो पटसन मीन्स होता है जूट, और जूट होता है एक रेशा जिससे हम देखते हैं वर्तमान में बोरे बनाए जाते हैं, टाटपट्टियां बनाई जाती है, अन्य चीजें बनाई जाती है। तो पटसन उद्योग विदेशियों या अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया और इसका केंद्र था बंगाल, क्योंकि जो पटसन या जूट जो पैदा होता है वो बंगाल में ही पैदा होता है। इसी में देखिए उस समय लोहा इस्पात की फैक्ट्री इंडिया में लगाई गई, ठीक है, और ये फैक्ट्री लगाई गई 1907 में। उसका नाम था टिस्को। ये वाली जो कंपनी थी
वह जमशेदपुर में स्थापित की गई। जमशेदपुर वर्तमान में झारखंड में पड़ता है और ये टिस्को नाम की जो कंपनी थी वह जमशेद टाटा के द्वारा ही स्थापित की गई थी। इसके अलावा देखिए चीनी उद्योग की उस समय स्थापना की गई, सीमेंट उद्योग की और कागज उद्योग की स्थापना ब्रिटिश काल में की गई। लेकिन ये जो चीजें इन्होंने अर्थात जो उद्योग धंधे इन्होंने यहाँ पर लगाए, इनका जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सा था वो बहुत ही कम था। अब सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि किसी देश की सीमा के अंदर या किसी देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और वो भी अंतिम वस्तुओं सेवाएं उनके बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान था वो क्या था? बहुत ही कम था। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा कुछ सार्वजनिक उपक्रम, जैसे उनके द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों का विकास किया गया। जैसे रेल कौन लाए भारत में? अंग्रेज लाए। रेल मार्गों का विकास किसने किया? अंग्रेजों ने किया भारत में। इसी प्रकार से रेल के अलावा डाक तार, ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिसों का विकास किसने किया? अंग्रेजों ने किया। इसी प्रकार से सड़कों का विकास किसने किया? अंग्रेजों ने किया। और बंदरगाहों, ठीक है, जो पोर्ट होते हैं समुद्र के किनारे जहां पर समुद्री जहाज ठहरते हैं, जिन पे सामान जहां पे लादा जाता है उतारा जाता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो इनका विकास किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों का या अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो ये सार्वजनिक उपक्रम कहलाए। लेकिन इन सब के विकास के पीछे भी भारत का विकास करना नहीं था, ये तो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए किया कि जिससे कि वो रेल मार्ग से कच्चे माल को देश के कोने कोने से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों तक पहुंचा सके, या देश के आंतरिक भागों में जहां पर विद्रोह हो रहा था वहां पर विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को तुरंत भेजा जा सके। इसके लिए उन्होंने रेल मार्ग से लेकर या सड़कों का या क्या कहते हैं डाक तार का उनके द्वारा विकास किया गया, और अपने व्यापारिक हितों के लिए बंदरगाहों का विकास किया गया। या सेना को अपने इंग्लैंड देश से यहाँ तुरंत भेजना है नेवी को, तो उसके विकास के लिए उन्होंने इन चीजों का विकास किया। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में पूंजीगत जो उद्योग थे उस समय उनका अभाव था। तो पूंजीगत उद्योग कौन कहलाते हैं? पूंजीगत उद्योगों के अंतर्गत वे उद्योग कहलाते हैं कि जो कि तात्कालिक, ठीक है, तुरंत जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए जिन मशीनों की जरूरत पड़ती है, जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है, वे उद्योग कहलाते हैं। कौन से उद्योग? पूंजीगत उद्योग। तो ऐसे उद्योगों की उस समय इंडिया में नितांत कमी थी। अब शेष जो हमारा लेक्चर छूट रखा है इसी लेसन का, वो हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे।